नावल मोहब्बत मनमहरम, जिसकी राइटर है सुमेरा हमीद। इसकी ये 7वीं एपिसोड है और नावल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। नावल के फ़र्स्ट हाफ़ में जो अदन का कैरेक्टर था और नावल के सेकेंड हाफ़ में जो फ़रज़ाम का कैरेक्टर है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नावल के फ़र्स्ट हाफ़ में जो उफ़क़ है और नावल के सेकेंड हाफ़ में जो उफ़क़ है, दोनों में बहुत चेंज आया है। पहली वाली कहाँ डरी सहमी दब्बों वाली उफ़क़ जो है अब चेंज होकर बिज़नेस वुमन बन गई है। वाह! जब लड़कियों की ग्रोथ दिखाती है ना नावल में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां जब दबंग हो जाती हैं, बिज़नेस वुमन हो जाती हैं, कुछ कर लेती हैं, तो नावल का मज़ा ही दुगना हो जाता है। और फ़रज़ाम जो है उसने पूरी वो कहते हैं ना, एक मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर उफ़क़ के कामयाबी के पीछे, उफ़क़ की मेहनत के बाद कहीं ना कहीं फ़रज़ाम की सपोर्ट भी है उसके पीछे। वो उसको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो, चाहे वो उसके ड्रेसिंग के लिए हो, उसको चाहे वो कॉन्फिडेंस देने के लिए हो। तो फ़रज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है। और जहाँ वो अदन था वो बहुत घटिया था और मुझे डर है कि अब अदन आने ही वाला है वापस से कहानी में। खैर, बातें कम करते हैं और नावल शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मेरी बड़ी मदद होगी। तो ठीक है, नावल शुरू करते हैं। रात गए वो उसकी पैकिंग कर रही थी। उस घर की एक ही रौनक थी, फ़रज़ाम, और वो जा रहा था। जाने से पहले वो सबको किराए की कार में खूब घुमाता रहा। जमाल और असद ने ज़िंदगी में तफरी नाम की चीज़ नहीं देखी थी। अब वो हर वक्त फ़रज़ाम के साथ चिपके रहते। जमाल तो अब घर में होता, रात को ही प्रेस जाता, लेकिन असद स्कूल से आने के बाद फ़रज़ाम के साथ साथ रहता। जितनी बार भी वो ख़रीदारी करने के लिए गया, असद उसके साथ ही रहा। अक्सर तीनों माल पर चहलकदमी करते, भुने हुए चने खाते, आइसक्रीम, गोले, गोलगप्पे, और नहीं तो फ़रज़ाम उनके साथ शर्ट बांधकर दौड़ लगाने लगता। उसका मामूल था मिसेस गौहर के साथ छुट्टी वाले दिन बाग जाना जाना, चहलकदमी करना, कभी कभी बैडमिंटन खेल लेते। अब वो सब साथ जाने लगे थे। असद और जमाल उसके साथ क्रिकेट खेलते। अम्मा सबको ऐसे हंसते खेलते देख देख गुलाबी होती जा रही थी। सेहत अच्छी हो गई थी, लेकिन उस इत्मीनान व सुकून ने और अच्छी कर दी थी। बैडमिंटन खेलते वो रैकेट उफ़क़ के हाथ में भी देता तो वो सर नफ़ी में हिला देती। वो पकड़कर दूर सामने जाकर खड़ा हो जाता। जब वो हर शटल को मिस कर देती तो वो ऐसे शर्मिंदा होती जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और बाग जना के सभी लोग उसके गिर्द इकट्ठे होकर शेम शेम कह रहे हैं, उफ़क़, आखिर रैकेट को ऐसे ऐसे पकड़ने में तुम्हारा क्या जाता है? वो करीब आकर फिर से बताता कि रैकेट को कैसे पकड़ना है। उसके दूर जाते ही वो फिर से भूल जाती। इस शटल से तुम इतना डर क्यों रही हो? ये देखो, इसमें कोई बम फिट नहीं है। वो रैकेट असद या जमाल को पकड़ा देती। फ़रज़ाम दूर से चिल्लाता, वापस करो असद उसे। वो वापस उसके हाथ में पकड़ा देते। खेलती क्यों नहीं हो उफ़क़ बाजी? ऐसे खेलो, ऐसे। असद भी उसके पास आकर बताता। फ़रज़ाम ने उसकी तरफ हिट की और वही पहली हिट उसने रिवर्स की तो वो रैकेट छोड़ छाड़ दिल पर हाथ रखकर कह कहे लगाने लगा। असद और जमाल ने तालियां बजाई। वो चलता हुआ करीब आया। असद, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद से यहाँ आकर यादगारी पौधा लगा जाना, ठीक यहाँ जहाँ उफ़क़ खड़ी है। वहाँ खड़े होकर उसने कहा, ठीक है फ़रज़ाम भाई, और कुछ? मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। ठोड़ी पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखा। वो रैकेट हाथ में लिए खड़ी थी कि जाऊं या यहीं रहूं। फिर वो उसके साथ लंबी लंबी सड़कों पर चहलकदमी करता, हल्की फुल्की बातें करता। एक बार उसे ख़रीदारी के लिए ले गया। उसे अपनी पसंद के लंबे खदड़ी और सूते के कुर्ते और जीन्स के कपड़े नुमा तंग पजामे लेकर दिए, पंप शूज़ लेकर दिए, बड़े बड़े क्लासिक हल्के रंगों के हैंड बैग्स लेकर दिए। तुम्हारी यूनिवर्सिटी वार्डरोब तैयार है। उसका कहना था कि कपड़े कम ही हों लेकिन साफ़ सुथरे हों। वो एक ही क्यों ना हो, नफीस हो, अच्छे रंग और अच्छे कपड़े में हो। उसे अपने यूनिवर्सिटी बैग में क्या क्या रखना है उसने उसे ये भी बताया। किसी से डरना नहीं और सबसे हाय हेलो रखनी। उसने समझाया कि लोगों के डर को अपने अंदर से निकाल दो, उनसे फासले पर रहो, लेकिन उन्हें जांचती रहो। जब हम ज़्यादा लोगों को जांच लेते हैं तो कम बेवकूफ़ बनते हैं, झूठ और सच में तमीज़ करने लगते हैं, बहादुर बनने लगते हैं। उसकी पैकिंग मुकम्मल हो गई। उसे सुबह की फ़्लाइट से जाना था। सब लोग खुली छत पर मौजूद बातें कर रहे थे। असद ने अभी से रोना शुरू कर दिया और फ़रज़ाम उसे बहला रहा था। जब वो कमरे में आया तो वो उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो बैग की जिप खोलकर सरसरी नज़र सामान पर डालने लगा। उफ़क़, आवाज़ दी। उसने स्विच बंद कर दिया कि कोई काम होगा। अरे नहीं, तुम काम करती रहो, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा बात कर रहा हूँ। उसने स्विच ऑन कर दिया और फिर से इस्त्री करने लगी।
मुझे चंद साल तो लग ही जाएंगे अमेरिका में। इतना कहकर वो खामोश हो गया और खामोश ही रहा। अगली बात के इंतज़ार में उफ़क़ ने ही मुड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखता पाकर वो झट सीधी हो गई। तुम मुझे याद करोगी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही। रोज़ फ़ोन किया करूँगा, ऐसे में याद क्या करना। वो सवाल पूछकर खुद ही डर गया कि अगर उसने ना कह दिया या कोई जवाब ना दिया तो उसने जवाब की गुंजाइश ही ख़त्म कर दी। उफ़क़ ने इस बात में सर हिला दिया। एक और बात पूछ लूँ? अंदाज़ बचकाना था, लेकिन दरअसल उसे बचकाना बनाया गया था। जी, मैं सुन रही हूँ। ये नहीं कहा ज़रूर ज़रूर। उस सवाल पर वो खुद भग से उड़ गई कि ना जाने क्या पूछ ले। उसने देखा कि वो इस्त्रीशुदा शर्ट के कॉलर को फिर से इस्त्री कर रही है, बार बार उसे इस्त्री कर रही है। सवाल पूछने की नौबत ही ख़त्म हो गई जब उसने उफ़क़ को वक्त दे ही दिया था और बिना कहे उससे मांग भी लिया था। फिर उसे ऐसे उससे दिल लगी नहीं करनी चाहिए थी। वो उठकर कमरे से चला गया। उफ़क़ ने उसे जाते देखा और चाहा कि उसे रोक कर पूछे कि क्या पूछना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई थी और अभी वो उससे पूछना भी नहीं चाहती थी। अभी वो हर सवाल पूछे जाने से डरती थी, हर जवाब के लिए तैयार नहीं थी। अभी तो वो सिर्फ़ फ़रज़ाम का एहतराम करती थी, सिर्फ़ एहतराम। बाकी सब जज्बों के लिए न जाने कितना वक्त दरकार था। हफ्ता की रात उन सब ने उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहा। ट्रॉली को घसीटते उसने एक और बार मुड़कर ख़ास तौर पर उफ़क़ को देखा। वो जल्द ही उसे भी बॉस्टन बुला लेगा। उफ़क़ के पैसों और कुछ अपनी बचत को मिसेस गौहर ने इस्तेमाल किया और कज़ानी स्टेडियम में एक दुकान किराए पर हासिल करने में कामयाब हो गई। बरतानिया जाने से पहले उनका ख्वाब रहा था यहाँ एक दुकान हासिल करना, लेकिन उस वक्त यके बाद दिगरे उनके हालात बदलते ही चले गए और वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब दुकान उन्हें हासिल हो गई थी। कुछ तज़य्युन व आराइश करवाकर उन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह कुछ ऐसे था कि 500 और 1000 में सेल लगा दी और 3 की ख़रीदारी पर एक जोड़ा मुफ्त था। ये पेशकश अगले 15 दिनों तक के लिए थी। इस इफ्तिताह के लिए उन्होंने बहुत से नए नए कपड़े बनाए थे। साथ ही साथ स्टॉक में रखे अच्छी हालत के पुराने कपड़े भी डिस्प्ले कर दिए थे। असद और जमाल दुकान के सेल्समैन बन गए। 20 दिन के अंदर अंदर सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। मिसेस गौहर को इसी दिन का इंतज़ार था। अब उन्हें मन चाहा मुनाफा हो रहा था। चंद बड़े स्टोर्स के ऑर्डर को छोड़कर उन्होंने अपने ब्रांड चीज़ के लिए काम शुरू कर दिया। ये उस इलाके में खुलने वाली पहली मुकम्मल बच्चों के मलबूसात की दुकान थी, जिसमें हर रंग, कपड़े, डिज़ाइन, काम और हर तरह के इवेंट के लिए लिबास मिलते थे। उन्हें ऑर्डर भी दिया जा सकता था, थीम भी। ऑर्डर और थीम वर्क के लिए वो थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे। मिसेस गौहर का ख्याल था कि वो जल्द ही मैचिंग पाउच और जेवरात का भी काम शुरू कर देंगे। काम बढ़ जाने की सूरत में उन्होंने कारीगर ज़्यादा रखने पड़े और ऊपर नीचे उस घर को उन्होंने छोटा सा कारखाना भी बना दिया। खुद एक अच्छी कॉलोनी में 15 मरले की कोठी में किराएदार बनकर आ गए। कारखाने में मटेरियल की सप्लाई के लिए बैंक से एक सुजुकी किस्तों पर निकलवाई। इस सुजुकी का ड्राइवर जमाल था। वही कारखाने के सभी अंदर बाहर के काम देखता था, कारीगरों के मसले हल करता था, हिसाब किताब देखता था। वो साथ साथ प्राइवेट मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी भी कर रहा था। असद ने FSC में कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कज़ानी स्टेडियम में दुकानें दोपहर के बाद ही खुलती हैं, इसीलिए अब उन दोनों के पास काफ़ी वक्त होता था। उफ़क़ और मिसेस गौहर की सारी तवज्जो अब डिज़ाइनिंग पर आ गई थी। अब उन्हें किसी का पाबंद नहीं होना पड़ा था कि फ़लाँ ऑर्डर ने फ़लाँ तर्ज का सैंपल ही बनाने के लिए कहा है या फ़लाँ कपड़ा और डिज़ाइन ही मांगा है। अब उन्हें मुकम्मल आज़ादी थी। वो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करेंगी, जज में डिस्प्ले करेंगी। उन्हें यकीन था कि उनके हर डिज़ाइन को पसंद किया जाएगा और फ़ख्र से पहना जाएगा। अब उन्हें रेगुलर कस्टमर मिल गए थे जो सीधा चीज़ ही आते। वैसे भी इंसानी खूब थे कि वो एक बार सुपरमार्केट से घसीटा चीज़ भी बहुत इत्मीनान के साथ ले लेगा और फ़ख्र से सबको बताएगा। ऊंची जगह और ऊंचे नाम बहुत से नकाइस पर पर्दों का काम करते हैं। लाहौर के इतने शानदार इलाके में एक शानदार दुकान ने उन्हें दिनों में खातिर खासे ज़्यादा मुनाफा देना शुरू कर दिया। मुनाफा से ज़्यादा वो मलबूसात की पसंदीदगी से खुश थीं। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। वक्त 2 तरह से बदल जाता है, एक किस्मत से, एक हाथ से। किस्मत से ना बदले तो हाथ से बदलने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। किस्मत हार जाती है, हाथ नहीं हारते। दुनिया में जितनी भी इंसानी तरक्की होती है उसे हाथ से ही मुमकिन कहा गया है, वरना हाथ बांधकर बैठे रहने वाले लोगों के ज़मीन में दबे ढांचे भी नहीं मिलते और मिल जाएं तो कारआमद नहीं होते।
उफ़क़ का, मिसेस गौहर का, असद और जमाल का, उनका वक्त बदल चुका था और ये वक्त हाथ बांधे बैठे रहने से नहीं बदला था। अपनी सुजुकी में जमाल उफ़क़ को ड्रॉप कर देता, वक्त होता तो ले भी आता, वरना वो खुद ही आ जाती। अम्मा ने घर के मामलात संभाल रखे थे, वो काम वाली की निगरानी कर लेती, किचन को देख लेती, उन सब के लिए दोपहर का खाना बनवा कर कारखाने भिजवा देती। रात को फरजाम ऑनलाइन आ जाता, बारी बारी सबसे बात करता, उफ़क़ को अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता, क्या खाया क्या पिया, कब सोया कब जागा, वो उसको देर तक बताता और उससे भी ढेरों सवाल करता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी गपशप होने लगी। वो लैपटॉप के सामने ला ला कर दिखाता, ये शर्ट ली, ये पैंट ली, ये मग लिया, ये पेन लिया, ये मिकी माउस वाला क्लॉक, 1 मिनट तक हर सूरत बजने वाला अलार्म, ये नया सेट, नया लोशन, नए जूते, नई घड़ी और जुराबें भी। अगर वो यही उसके पास होता तो शायद ऐसे कभी ना करता, लेकिन 7 समंदरों के दरमियान में आ जाने से, इतना दूर हो जाने से उसे एहसास हुआ कि वो किसे अपने पीछे छोड़ आया है। वो अपने अपार्टमेंट, अपनी यूनिवर्सिटी की खूबसूरत तरीन लड़की करार दी जाने लगी। उसे रुक रुक कर, मुड़ मुड़ कर देखा जाता। पहले वो बेचारी थी, बसों में, रिक्शों में धक्के खाने वाली, काउंटर के पीछे से फास्ट फूड की ट्रे देने वाली। देखने वाले उस पर हक समझ कर देखते थे। अब वो लंबे कुर्तों और तंग पजामों में, बैग को कंधे पर लटकाए, फाइल को हाथ में पकड़े, देखने वालों की पहुंच से दूर नजर आती। उसके डिपार्टमेंट के लड़के उसे बहाने बहाने से बात करना चाहते, उसकी टो में लगे रहते। चंद एक लड़कियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनसे बातचीत होते ही वो उन्हें बता चुकी थी कि वो मिस नहीं मिसेस है। उससे मिसेस का सुनते ही लड़कियां उस पर सवालों की बौछार कर देती। उन्हें बहुत बेचैनी हुई थी ये जानने के लिए कि अगर ये ऐसी दिखती है तो वो कैसा होगा। लड़कों को जब ये मालूम हुआ तो उन्हें झूठ लगा। कई एक ने उसे सफ़ेद झूठ कहा। वो जानते थे कि कुछ लड़कियां लड़कों से दूर रहने के लिए ये मशहूर कर देती हैं कि उनका निकाह हो चुका है या मंगनी। अब अगर ये सफ़ेद झूठ भी था तो वह का अंदाज़ ऐसा था कि कोई लड़का उसके करीब जाने की जुरात नहीं कर सकता था। फरजाम से शादी होने के बावजूद वो लड़कों से सख्त नफ़रत करती थी। जहाँ लड़के उसे मोबाइल हाथ में पकड़े या बातें करते नज़र आ जाते, उसका खून खौल जाता। लड़के के ग्रुप में हंसी के फव्वारे फूट रहे होते तो उसके पसीने निकलने लगते। उसे यकीन हो जाता कि किसी लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा होगा। वो लड़कों से नफ़रत करती थी या उनसे खौफज़दा थी। उसका तासिर उसने अपने चेहरे पर कभी नहीं आने दिया था। हाँ, उसकी ज़ात में एक वाज़ेह निशान ज़रूर बनकर उभर आया था, दूर रहो। जब वो और मिसेस गौहर किसी होटल में मुनक्किद किसी नुमाइश में जाती तो लोग उसे कोई बड़ी डिज़ाइनर समझते। वो दोनों दूसरे के काम का बगौर मुशाहिदा करती थी। उससे उन्हें अपने काम में जिद्दत लाने के नए नए आइडियाज़ मिलते थे। फ़ैशन से मुतल्लिक होने वाले इवेंट में वो दोनों अक्सर जाया करती। उनका अपना इरादा भी एक इवेंट करवाने का था, लेकिन अभी नहीं। आजकल वो किराए पर एक कॉर्नर या दुकान हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अब वो एक और दुकान का किराया अफोर्ड कर सकते थे, एडवांस भी उनके पास था। दूसरी तरफ मिसेस गौहर का ख्याल था कि अगर कोई मुनासिब दुकान नहीं मिलती तो किसी अच्छी सोसाइटी या टाउन में वो लोग माहवार किस्त पर एक अच्छा घर ले लें। उफ़क़ उसके ख़िलाफ़ थी। उसका कहना था कि फ़िलहाल बिज़नेस को ही तरक्की दी जाए। फरजाम का वोट मिसेस गौहर के हक़ में गया और उसने घर लेने के लिए कह दिया। उसका मशवरा ये था कि जो अदाई घर के किराए के सिलसिले में की जाती है वही घर की किस्त की मद में अदा कर दी जाएगी और दुकान के एडवांस के लिए वो कुछ और इंतज़ार कर सकते थे। लाहौर के मरकज़ से ज़रा सा दूर एक अच्छे टाउन में उन्होंने एक बंगले की एडवांस पेमेंट कर दी। बाकी रकम उन्हें 2 साल के अंदर अंदर अदा करनी थी। मिसेस गौहर की खुशी देखने लायक थी। जैसे उन्हें उनका बेचा हुआ घर वापस मिल गया, वो बेहद खुश थी। जमाल और असद को अलग अलग कमरे मिल गए। उफ़क़ को अपने शौहर का अपना घर मिल गया। सिया लॉन्ग कोट पहने वो ट्रॉली घसीटती शीशे के दरवाजे के पार देख रही थी। उसकी फ़्लाइट वक्त पर आई थी, लेकिन उसका सामान गुम हो गया था। उसे अपने सामान की ढूंढ में काफ़ी वक्त लगा। वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फरजाम उसका इंतज़ार कर करके चला गया हो। उसने कल ही कहा था कि अगर फ़्लाइट के साथ कुछ हुआ तो वो एयरपोर्ट पर सो जाएगा, वहाँ से जाएगा नहीं। और वो हंसने लगी थी, इतने शोर में नींद आ जाएगी। वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट नहीं है जहाँ आधे से ज़्यादा लोग पिकनिक मनाने आ जाते हैं। अमेरिकियों का हवाई अड्डा है, 1000 क्या लाख भी हों तो शोर नहीं होता। कितने अच्छे हैं अमरीकी, पाकिस्तानियों को तो कुछ आता ही नहीं। तंज मत करो, सामान बांध लो। वो तो माँ ने कब से बांध दिया है। मेरे लिए क्या ला रही हो? शलवार सूट हैं और बस।
जहाज़ में बस लाने देंगे क्या? देर तक कह कहा गूंजता रहा। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक नुमाइश का एहतमाम किया था। फरजाम ने उनके लिए भी एक स्टॉल बुक करवा दिया था। उन दिनों उफ़क़ के MA पार्ट 1 के इम्तहान चल रहे थे। उसका ख्याल था कि दोनों ही आ जाएं, लेकिन सिर्फ मिसेस गौहर को ही जाना पड़ा। 2 माह अमेरिका फरजाम के पास रहकर और कामयाब नुमाइश निपटाकर वो वापस आ गई। कारखाने में उनमें से किसी एक का होना भी ज़रूरी था। इम्तहानात के बावजूद उफ़क़ ने कारखाना संभाले रखा। इस बार वैसी एक और नुमाइश के लिए उफ़क़ जा रही थी। उसका MA हो चुका था, रिज़ल्ट आने वाला था। फरजाम भी MSc कर चुका था, जॉब वो पहले ही कर रहा था। आजकल 1-2 कोर्सेज कर रहा था। अमेरिका में उसने चंद जगह अप्लाई किया हुआ था और उसे उम्मीद थी कि उसे एक आध कॉल तो ज़रूर आएगी। उफ़क़ का जहन वो पहले से ही बना चुका था कि MA के बाद वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स अमेरिका से ही करेगी। मिसेस गौहर उसकी ऐसी बातें सुन लेती तो बहुत हंसती। हाँ, भाग जाओ, सब भाग जाओ। पहले तुम भाग गए, अब उफ़क़ को तैयार कर रहे हो। ये मेरी माँ ने कहा या उफ़क़ की सास ने? दोनों ने, वो खिलखिलाई। उफ़क़ काफ़ी देर से खड़ी थी। फरजाम नज़र आकर नहीं दे रहा था। उसका ख्याल था कि वह निकलते ही उसे सामने खड़ा मिलेगा, लेकिन अब हाँ, ज़रा दूर से आता वो उसे नज़र आ गया। वो तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था। 2.5 साल दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन देखा था। 2.5 साल लैपटॉप से आमने सामने रहे थे। उसने उसकी हर बात सुनी थी, बहुत से लतीफ़ों पर हंसी थी। उसकी ख़रीदी गई बहुत सी चीज़ों को नापसंद किया था। बुखार और ज़ुकाम में उसकी सुर्ख नाक का मजाक उड़ाया था। और अब वहाँ खड़े भागते हुए एक शख्स को अपने करीब आते देखते उफ़क़ को अजीब लग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उस पर उसकी पहली नज़र पड़ी और उसके दिल ने चाहा कि छलांग लगाकर बाहर आ जाए। उस पर उसकी नज़र पड़ी तो जी नहीं चाहा कि वह नज़र वापस लौट आए। दोनों की नज़रें मिली। फरजाम खुश दिली से मुस्कराया। उसके एक हाथ में फूल थे। उसके करीब आकर वो ब्रेक लगाने के से अंदाज में रुका। ओ मेरी उफ़क़, फूल उसके हाथ में दिए। एक एक्सीडेंट हो गया था, 1 घंटे से सड़क जाम थी। उसने फूल पकड़ लिए। फरजाम ने ट्रॉली संभाल ली। किसी ने तुम्हें जहाज़ से उतर जाने के लिए तो नहीं कहा? एक ने मशवरा दिया था कि उतर जाओ, क्यों पागलों के मुल्क जा रही हो? फरजाम का कहकहा एयरपोर्ट की इमारत में बिखर गया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसकी तरफ देखकर लग रहा था कि वो बहुत दिल लगाकर तैयार हुआ है। उसके बालों का स्टाइल, उसका नया लिया कोट, नया मफलर, नई घड़ी, ख़ास परफ्यूम। उसने उनमें से एक भी चीज़ उसे ऑनलाइन नहीं दिखाई थी। वो सबका हाल चाल पूछता, उसका सामान कार में रखने लगा। सफ़र में बोर ही हुई होगी, है ना? नहीं, मैं ये किताब पढ़ रही थी। उसने भूले हुए बैग की तरफ इशारा किया। फरजाम का ख्याल था वो कहेगी कि वो उसके बारे में सोचती रही। उन गुज़रे सालों में दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फरजाम जैसे लड़के पर उफ़क़ को बहुत नाज था। उफ़क़ जैसी बीवी फरजाम को बहुत प्यारी हो गई थी। फरजाम का छोटा सा फ्लैट बहुत प्यारा था। शुरू में वो हॉस्टल में रहता था, फिर 4 लड़कों के साथ अपार्टमेंट शेयर किया। जब उसे अच्छी जॉब मिल गई तो उसने अपना अलग फ़्लैट ले लिया। उस फ्लैट में सामान कम ही था। उफ़क़ के लिए उसने ज़रा अच्छी तरह से उसे डेकोरेट कर लिया था। वक्त निकाल कर मार्केटों में धक्के खाता रहा। पर्दे, सोफ़े, टेबल, बर्तन, आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत कुछ ले लिया था। फ्लैट 2 बेडरूम्स, लाउंज, किचन और डाइनिंग एरिया पर मुश्तमिल था। यह माँ के घर जितना बड़ा नहीं है, लॉन भी नहीं है, अलग ड्राइंग रूम भी नहीं है, ये बड़े बड़े बाथरूम भी नहीं है, लेकिन ये जितना भी है सारे का सारा तुम्हारा है। उफ़क़ फ्रेश हो गई तो उसे डिनर के लिए ले गया। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा है। उफ़क़ ने फरजाम से नज़र बचाकर हॉल पर एक नज़र दौड़ाई। और मैं? उसने जैसे सुना ही नहीं, मुस्कुराहट छुपा गई। और मैं? इस बार चिल्लाकर पूछा। ठीक ही है, दांतों में होठ का दाएं तरफ का कोना दबाकर कहा। हंसी का फव्वारा निकलने को था। पूरे $100 देने के बाद मैं ठीक ही हूँ बस। उफ़क़ ने $100 पर सवालिया देखा। जी हाँ, मैं स्पा से आ रहा हूँ, $100 में तैयार होकर। अंदाज में खफगी थी। $100 ज़ाये जाने पर या तारीफ़ न किए जाने पर वो मुंह पर हाथ रखकर हंसी तो देर तक हंसती रही। वो कोई लेडी डियाना थी जिसके आने पर वो इस तरह से बन ठन रहा था। उफ़क़ ने आते हुए लिप ग्लोव्स लगाया था जो इतनी लंबी फ़्लाइट में कब का गुम हो चुका था। यहाँ आते हुए भी उसने सिर्फ कपड़े ही तब्दील किए थे, बल्कि ब्लैक शिफॉन का सूट जिसके तंग बाजुओं पर सफ़ेद मोती की 3 लाइन बनी थी और ऐसी ही 3 लाइनें दुपट्टे के चारों तरफ थीं। सामने से बाल उठाकर उन्हें चंद बल देकर पीछे पिन लगाई थी और बालों की ढीली चोटी बनाकर उन्हें पीछे से लाकर बाएं कंधे पर रखा था। दाएं कंधे पर दुपट्टा सलीके से जमाया हुआ था। अब तुम्हें बहुत हंसी आया करेगी। क्यों?
मैं अब बहुत उल्टा पुल्टा सा बच्चा बन गया हूँ। उस अंदाज़ पर वो और हंसी। देखा, मुझे मालूम था, तुम्हें भी बता दिया है। साथ साथ वो दोनों खाना खा रहे थे। तुम्हारे पास 1 हफ़्ता है घूमने फिरने के लिए। फिर वो समझी कि शायद 1 हफ़्ते बाद वो कहीं चला जाएगा। फिर तुम्हें नहीं मालूम, इवेंट पर नहीं जाना तुम्हें नुमाइंदगी करने? जी हाँ, उसे याद आया कि यहाँ वो चीज़ की आउटलेट लेकर आई थी और कुछ पाकिस्तानी बुटीक मालिकान थे जिनसे उसकी बातचीत चल रही थी। उसे फरजाम के साथ मिलकर यहाँ मुस्तकिल एक कॉर्नर ढूंढना था। उनके जो मुस्तकिल कस्टमर बोस्टन में रहते थे, उन्होंने वादा किया था कि हर तरह की मदद करने का। इवेंट 10 रोज़ा था और उसके बाद ही कुछ हो सकता था। अभी तो फ़िलहाल फरजाम को शिपमेंट लाना था। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने मिलकर उस इवेंट का एहतमाम किया था। उनके एक क्लाइंट ने ही उन्हें उसके बारे में बताया था। बाकी मालूमात फरजाम ने हासिल कर ली थी। बुकिंग उन्हें आसानी से मिल गई थी। 10 रोज़ा इवेंट ठीक ठाक रहा। जॉब के साथ साथ फरजाम ने उसकी मदद भी की। उसी इवेंट के दौरान उनसे एक बड़ी और फ़ाल NGO का नुमाइंदा मिला। वो उन्हें NGO की तरफ से करवाए जाने वाले दूसरे इवेंट में शामिल होने के लिए राज़ी कर रहे थे, जिसका मकसद फ़ंड्स इकट्ठा करना था। NGO थर्ड वर्ल्ड में बच्चों की आम वबाई बीमारियों की वैक्सीन मुफ्त सप्लाई करने का काम करती थी और उसके लिए वो कम्युनिटीज़ को इकट्ठा कर रही थी। NGO के साथ काम करने वाले मजमूई मुनाफा का 25% रख सकते थे। बाकी का मुनाफा उन्हें NGO को फ़ंड देना था। उफ़क़ ने पाकिस्तान में मिसेस गौहर से बात की। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। वो मतलूबा ऑर्डर तैयार करवाकर अमेरिका भिजवा सकती थी। उफ़क़ ने माहिदे पर दस्तखत कर दिए। माहिदे की रौ से अगर वो एक ख़ास शरह से ज़्यादा फ़ंड्स इकट्ठा करके देंगे तो उसे NGO को अपनी आरा और मशवरों से नवाज सकती है। इवेंट के बाकायदा शुरू होने में 1 महीना था। हफ्ता और इतवार 2 दिन उन्हें शहर के मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में नुमाइश मुनक्कद करनी थी। हर हफ्ते नई जगह होगी। NGO ने इसे 2 रज़ाकार भी दे दिए काम करने और किसी भी मसले से निपटने के लिए। मकामी और गैर मुल्की 50 से ज़्यादा ग्रुप्स शिरकत कर रहे थे। पैम्फलेट पर चीज़ को भी नुमाया जगह दी गई। अखबारात में इश्तहारात दिए गए। TV पर फ़ंड्स रेजिंग के लिए तशहीर की गई। उसे मालूम नहीं था कि अमेरिका में वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएगी। कारखाने में उनकी एक असिस्टेंट थी, मिस सुंदुस। उफ़क़ सारा वक्त उससे ऑनलाइन राब्ते में रहती। दोनों आपस में डिस्कस करती रहती कि किस डिज़ाइन और किस मटेरियल को लेकर काम करना है, रंग कौन से अच्छे रहेंगे और किस कपड़े को बोस्टन के लोग पसंद करेंगे। वो पाकिस्तानी मखसूस रिवायती लिबास ही बना रहे थे, लेकिन क्योंकि इस इवेंट में हर मुल्क के लोग आने वाले थे तो उन्होंने जीन्स पर पहनने के लिए मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के कुर्तों पर भी काम किया था। अच्छे छोटे क्रॉस बैग पर, टीनेज और लड़कियों के स्टाइल्स पर भी। ये इवेंट 3 महीने तक जारी रहना था। उनके पास काम के लिए वक्त था। पहला स्टॉक जल्द ही मिल जाना था। NGO की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही थी और ट्रेन किया जा रहा था। उन्हें बताया जाता कि उन्हें कैसे अपनी मसनूआत को डिस्प्ले करना है, कम से कम प्राइस टैग क्या होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या। उन्हें पहले जमा किए गए फ़ंड्स के बारे में बताया गया। उन्हें अच्छी तरह ब्रीफ किया गया कि किस तरह वो पहले से ज़्यादा फ़ंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, NGO के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। उनसे सवालात किए जाते, मशवरे मांगे जाते। उन्हें थर्ड वर्ल्ड के बीमार बच्चों के मुख्तसर डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाती। यूँ उन्हें फ़ंड रेजिंग के लिए अच्छी तरह तैयार कर दिया गया। एक बार मामा ने कहा था कि उफ़क़ खैर है, तुम तो ज़्यादा ही बाइस खैर बन गई हो। बात अच्छी थी, लेकिन अंदाज़ ज़रा अफसरदा सा था। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी अपना काम कर रही थी। करीबी पाकिस्तान से भेजा गया पहला स्टॉक बिखरा पड़ा था। वो उन्हें जांच रही थी और अलग अलग कर रही थी। साथ साथ पैड पर नोट्स लिखती जा रही थी। इवेंट के पहले हफ्ते के लिए वो ख़ास कलेक्शन का इंतखाब कर रही थी। क्या मतलब? पेन को तेज़ी से चलाते उसने पूछा। फरजाम ने आगे बढ़कर उससे पेन उचक लिया। कहो तो मैं न जाऊं। करीब ही की कुर्सी पर वो बैठ गया। बात उसकी समझ में नहीं आई। कहाँ? कनाडा। दोनों हाथों को उदासी से ठोड़ी के नीचे रखा। आपके ऑफिस वाले भेज रहे हैं? नहीं, 8 माह पहले मैंने वहाँ की एक कंपनी को दरख्वास्त दी थी। साथ ही अपने काम की तफसील और CD भी भेजी थी। कंप्यूटर से मुतालिक कुछ नई इस्लाहात पर काम किया है मैंने। चंद सॉफ्टवेयर्स भी मैं समझता हूँ कि मैं कामयाबी से बना सकता हूँ। वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। बातें वो अच्छी कर रहा था, लेकिन मुँह बिगाड़ता ही जा रहा था। तो जाए ना। दरअसल वो समझ ही नहीं पाई थी कि वो उदास क्यों हो रहा है। हाँ तो जा ही रहा हूँ। वो लॉलीपॉप ना मिलने का अंदाज़। उफ़क़ को हैरानी थी कि वो खुश क्यों नहीं है। तो मुझे पसंद नहीं करती? उसने अचानक पूछा, जैसे दरअसल यही पूछना चाह रहा हो। उफ़क़ ने उलझ कर उसकी तरफ देखा।
कि उसने ये सवाल क्यों किया और ये क्यों समझा कि वो उसे पसंद नहीं करती। यह कैसा सवाल है, वो वाकई हैरान थी। तुम मुझे रोक ही नहीं रही। तुम्हें कहना चाहिए था कि ना जाएं। तुमने कह दिया कि जाएं ना। ओह, उफ़क़ की समझ में अब बात आई थी। उसकी निगाहें झुक गई और उसने सामने रखे पैड पर उन्हें गाड़ दिया। वो जो दोनों के ताल्लुक़ के दरमियान एक फ़ासला बुनियाद से ही चला आ रहा था, वो अब वहीं था। वो कम ज़रूर हो रहा था लेकिन अभी तक मौजूद था। फ़रज़ान उसके साथ चहलकदमी करता था लेकिन उसकी कमर में अपने बाजू हमाइल नहीं करता था, ना ही उसका बाजू थामता था। जब उफ़क़ किचन में काम कर रही होती तो वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता तो कुछ न कुछ ज़रूर उफ़क़ के हाथ से गिर जाता। वो मुस्कुराहट दबाता किचन से चला जाता। अगर उन्हें एक ही सोफ़े पर बैठना हो तो वो ज़रा सा फासला रख कर बैठते, वरना अलग अलग सोफ़ों पर ही बैठते। वो रोमांस के दौर में दाखिल हो रहे थे लेकिन रोमांस करते नहीं थे। उफ़क़ जब अकेली होती, बस में बैठे, ट्यूब में एनजीओ की ब्रीफिंग लेते, सब्ज़ी और गोश्त की ख़रीदारी करते, ढेर सारी बैग्स को हाथ में पकड़े, फुटपाथ पर चलते, सड़क को पार करते, टिकट लेते, घर का लॉक खोलते, वो उसी के बारे में सोच रही थी। वो दिन रात उसे सोचती, काम के दौरान भी उसे खोजती। पाकिस्तान में वो उसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती थी, यहाँ वो उसे बार बार देखने का इंतज़ार करती। पाकिस्तान में वो इंतज़ार कम था, यहाँ बहुत बढ़ गया था। फ़रज़ान उसका शौहर था जिसके खो जाने का उसे कोई खौफ नहीं था, जिसके चले जाने का कोई ख़तरा लाहक नहीं था। वो उसे बहुत बहुत पसंद करती थी, बहुत याद करती रही थी। ना जाएं, उसने एतमाद से कह दिया। वो ये नहीं चाहती थी कि वो समझे कि वो उसे नहीं पसंद करती। वो ये भी नहीं चाहती थी कि जिस काम के लिए उसने इतनी मेहनत की है वो सिर्फ़ उसकी वजह से उस मेहनत का समर ना खाए। अगर वो अमेरिका ना आई होती तो वो चला ही जाता। इस तरह उसके कहने पर वो बहुत खुश नज़र आने लगा, जैसे जाना तो उसे भी है लेकिन रोके जाने की उसे बहुत ख्वाहिश है। मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर खुद यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ इंटरव्यू तो बहाना है, मेरा काम उन्हें पसंद आ गया है। वो मेरे आगे कॉन्ट्रैक्ट रख देंगे। टेबल पर रखे उसके हाथ पर उसने हाथ रख दिया। उफ़क़ ने चाहा कि वो हाथ उठा ले और ये भी कि वो उसके हाथ पर ही रहे। वो समझ गई कि वो जाना भी चाह रहा है और रुकना भी। ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं मिलते। इस बात पर वो खामोशी में सिमट गया। वो चाहती थी कि फ़ैसला वो खुद करे। अगर वो उसे जाने के लिए कहे तो वो शायद बुरा मान जाए और अगर रोक ले तो उसका ख्वाब तोड़ दे। 2 दिन वो ऐसे ही उलझा रहा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मैं काफ़ी अमीर हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा अपने पैसों वाला। फिर तुम मेरे साथ पेरिस चलोगी? यह सिर्फ़ एक सवाल था लेकिन सर हिलाने से पहले जब उसने उसकी तरफ देखा तो जाना कि ये सिर्फ़ एक आम सा सवाल नहीं है, ये उन दोनों में छुपी हुई मोहब्बत है। मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होठों और आंखों में चमकी। फ़रज़ान की नज़रें उसी चमक दमक पर टिकी थी। ठीक है, तय हुआ। अभी तो ऐसा ही है कि ज़िंदगी अफरा तफरी का शिकार है। तुम फ़ंड रेजिंग के लिए काम कर रही हो। बोस्टन में तुम्हें एक कॉर्नर भी चाहिए। माँ मुझे बार बार फ़ोन करके कह रही हैं कि उनके कॉर्नर का क्या बना। 1-2 लोगों से बात चल रही है, साथ चलना। तुम भी मिल लेना और मेरे आने से पहले हर काम से फ़ारिग हो जाना, ठीक है? साथ सर भी हिलाया। प्रोजेक्ट पर ही काम करूँगा। कंपनी मुझे जॉब भी दे देगी लेकिन मुझे कनाडा में नहीं रहना, वहाँ का मौसम नहीं पसंद मुझे। अगर वो मुझे बरतानिया में अपनी कंपनी के ब्रांच में सेट कर दे तो ठीक है। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं बरतानवी हुकूमत को ये बता सकूँ कि उन्होंने किस कदर लायक फ़ायक लड़के को निकाल बाहिर किया है, वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इस बार उन्हें मुझे इजाज़ से वीज़ा देना होगा। मामा कहती थी कि वो परेशानी और खुशी में बोलता बहुत है। अब उफ़क़ की ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी में बोल रहा था या परेशानी में। उफ़क़ ने सोचा कि उसे एक बार फिर फ़रज़ान को रोकना चाहिए, शायद वो यही चाहता है। अगर दिल नहीं चाह रहा तो ना जाए। बोलते बोलते रुक कर वो उसे देखने लगा। मजाक कर रही हो? सर नफ़ी में हिलाया। रोक रही हूँ। अब मैं तुम्हें पेरिस घुमा कर ही रहूँगा। चंद दिनों की बात है, मैं सेट हो जाऊँ। आखिरी बात कहते कहते मुँह को ज़्यादा लटकाया। हफ्ते के अंदर अंदर वो चला गया। वो अपने काम में बेहद मसरूफ़ थी लेकिन इस बार ये मसरूफ़ियत उसे अच्छी नहीं लगी। बोस्टन आने के बाद 2 हफ्ता वो घूमते रहे, वही ठीक था। वो काम से नहीं थकती थी लेकिन अब उसे अपने आसपास फ़रज़ान चाहिए था। जैसे वो टेबल पर बैठी काम कर रही होती तो वो अचानक से उसका पेन आकर उचक लेता, सुंदुस को बाय बाय कहता, चॉकलेट दूध का ग्लास उसके सामने लाकर रखता और MP3 के एयरफोन उसके कानों में लगाता। पहले ग्लास ख़त्म करो, फिर कम से कम 3 गाने सुनो, फिर काम शुरू करना।
वो ग्लास पी जाती, 3 गाने सुन लेती और फिर से पेन पकड़ लेती। रात गए सुंदस के साथ वीडियो चैट पर जब वो डिस्कशन कर रही होती तो वो करीबी सोफे पर आड़ा तिरछा लेटे वो अपनी जमाइयाँ रोक रहा होता। बज़ाहिर वो टीवी देख रहा होता, लेकिन दरअसल उसे अलार्म दे रहा होता कि अब बस करो काम। और दूसरी तीसरी बार जब वो उस पर नज़र डालती तो वो सोफे से लुढ़क कर नीचे कारपेट पर सो रहा होता। उसने ठीक कहा था कि वो उल्टा पुल्टा सा बच्चा बन गया है और उफ़क़ जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर बन गई थी। काम उसके तरफ खिंचे चले आते। घर के काम और खाना वो पहली फुर्सत में ही बना लेती थी, बाकी के अपने काम सारा वक्त करती। क्या तुम रोज़ खाना बना लेती हो यार? एक दिन वो ऑफिस से आकर बोलने लगा। ना बनाया करो, कभी कह ही दिया करो कि फ़रज़ाम जी मुझसे नहीं होते इतने काम, ये खाना वाना मैं नहीं बना सकती, अब चले कहीं बाहर चलकर खाते हैं। वो उसकी आवाज़ और अंदाज़ की भरपूर नकल उतारा था। फ़रज़ाम जी, उसी की तरह फ़रज़ाम जी को तान में खींचा। हम ये खाना बाहर चलकर खा लें। ये खाना बाहर कहाँ? उस बिल्डिंग के गार्डन में। हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम्हारा ख्याल है कि बाहर खाना खाने से मेरा ये मतलब है कि घर में पका और बाहर जाकर खा लो? हो गया बाहर जाकर खाना। ऐसे करते हैं, किसी होटल के पार्किंग में अपनी चम्मच प्लेटें और ग्लास लेकर चलते हैं और वहाँ खाते हैं खाना। ऐसे हो जाएगा होटल में खाना खाना। वो खूब हंसी और मिनटों में तैयार होकर आ गई। चले कहाँ? फ़रज़ाम को मालूम तो था, लेकिन उसे चिढ़ा रहा था। होटल के पार्किंग में खाना खाने। दोनों जी जान लगा कर ऐसे। वाह क्या चेंज आया है उफ़क़ के अंदर। सिर्फ उफ़क़ ही नहीं, उसके पूरे घर वालों की जितनी तरक्की हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। पर्सनली मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। क्या चेंज आया है उफ़क़ में। कहाँ वो पहले डरी सहमी दब्बों से घर में काम करने वाली उफ़क़ थी और अब वो बिज़नेस वूमेन बन गई है। और ऐसा भी नहीं है कि बस राइटर ने लिख दिया है कि वो बिज़नेस वूमेन बन गई है। उनकी एक एक तरक्की को, एक एक स्टेप को दिखाया है राइटर ने, और इतने इंटरेस्टिंग वे में कि जब उनके बिज़नेस की बातें भी होती हैं तो वो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हीरो हीरोइन के सीन्स ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, यहाँ तक कि उनके जितने भी काम से रिलेटेड भी सीन्स दिखाए जाते हैं, उनके फैक्ट्रीज़ के या उनकी तरक्की के बारे में बताई जाती है। हर एक सीन बहुत ज़बरदस्त था। आई रियली 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 लाइक दैट। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उफ़क़ और फ़रज़ाम अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। कम से कम वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त तो बन गए हैं और थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी फ़रज़ाम कर ले रहा है अब उफ़क़ से। तो लेकिन चूँकि अभी नॉवेल आधा ही हुआ है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं से अदन वापस ना आ जाए। वो चुड़ैल अदन नहीं आना चाहिए वापस, इनके बीच में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि नावल काफ़ी सारा बाकी है तो काफ़ी सारे ट्विस्ट आने हैं और सबसे घटिया ट्विस्ट वो अदन वापस आना है। बहुत घटिया कैरेक्टर है उस अदन का। जब से अदन गया है ना, कहानी ज़्यादा मज़ेदार हो गई है, ज़्यादा अच्छी हो गई है, ऐसा तो मुझे लगता है। और मुझे साथ साथ ये भी खदशा है कि वो अमेरिका आ चुकी है तो अब उसकी मुलाकात अदन से होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। अदन इनके बीच नहीं आना चाहिए, और आ भी गया, जो कि स्टोरी की डिमांड है तो आएगा ही, लेकिन आ भी गया तो इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं अलग होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए मेरी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इतनी ही। और जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है कि आप लोग नावल सुन रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही आपने लाइक का बटन दबाया है, ना ही आपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार किया है और शेयर भी नहीं किया है। तो जिन लोगों ने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और मैं आप लोगों को भी फिर शुक्रगुज़ार हो जाऊँगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल। मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके, टाटा, बाय।